नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी एंड printf scanf फंक्शन इन सी, वेरिएबल्स इन सी, डाटा टाइप इन सी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज का, जो कि कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, फिर उसके बाद में ये एक लाइब्रेरी होती है सी लैंग्वेज की। फिर उसके बाद में होता है void, सॉरी, void मेन। यहाँ से सी का एक फंक्शन, सॉरी, प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन। void का मतलब ये हुआ कि ये रिटर्न अपने को जीरो, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मतलब अपने को अगर यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे तो अपने को यहाँ, जैसे मान लो अपन ने इंट लिखा है, आपको अलग अलग समझाते हैं। पहले मैंने इंट लिखा, तो यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ, सॉरी, ये लिखा, और यहाँ लिखेंगे प्रिंट फोर इंट। तो अपने को यहाँ रिटर्न की जरूरत पड़ेगी, रिटर्न जीरो। अगर सेम यही प्रोग्राम अपन यहाँ यूं बना के दिखाता हूँ, चलेगा नहीं है, क्योंकि एक ही मेन होता है, सेपरेट नहीं होते। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे void लिया, तो अपने को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया कितना इजी प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना इंटीजर के साथ, ये अपना void के साथ। ठीक है, ये हुआ अपना void के साथ, ये इंटीजर के साथ। अगर इसमें अगर अपने को void लेना है, तो अपन अगर कुछ रिटर्न नहीं करवाना फंक्शन में, तब अपन void लेंगे। अगर रिटर्न करवाना है तो अपन उसके अंदर जो भी रिटर्न करवाना, इंटीजर फ्लोट जो भी, तो वो अपन वो यूज ले लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कंपाइलेशन प्रोसेस सी के अंदर कैसे होती है। ठीक है, तो कंपाइलेशन क्या होता है, एक प्रकार से वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने ये सोर्स कोड है, अपने जो अभी सोर्स कोड लिखा वो ये है। अब इसके अंदर ये कंपाइलर क्या करता है, इसको कंपाइलेशन प्रोसेस को कन्वर्ट कर देती है ऑब्जेक्ट कोड में। ये एक इसका मेन कारण होता है, सॉरी, मेन प्रोसेस होती है। अब कंपाइलेशन प्रोसेस है वो फोर टाइप की होती है। ठीक है, एक तो प्री प्रोसेसर का, दूसरा कंपाइलर, तीसरा असेंबलर, चौथा लिंकर। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या होता है कि जो अपना सोर्स कोड होता है उसको वो प्रोसेस करके एक्सपेंड कर देता है, उसके कोड को। क्या करता है, जो कोड अपन ने लिखा है अपनी सी फाइल, डॉट सी एक्सटेंशन की फाइल होती है, जो ये जो फाइल हो अपनी डॉट सी, इसको क्या करता है, ये एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, और फिर कंपाइलर के पास भेज देता है। एक्सपेंड करके कहाँ भेजता है, कंपाइलर के पास। और कंपाइलर क्या करता है कि जो एक्सपेंड कोड प्री प्रोसेसर ने सेंड किया है उसको कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में। इसमें करता है असेंबली कोड में। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, जो कंपाइलर ने अपने को असेंबली कोड सेंड किया है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक, सॉरी, असेंबलर क्या करता है कि जो असेंबली कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और असेंबलर क्या करता है कि एक फाइल जनरेट करता है, सेम है जैसे अपन ने हेलो डॉट सी लिया है, तो वैसे ही क्या करता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग फाइल बना देता है। जैसे कि अपने पास डॉट सिस्टम है तो वो डॉट ओबीजे बना देगा। अगर अपने पास यूनिक सिस्टम है तो अपने पास उसको डॉट ओ नाम से बना देगा। जैसे हेलो डॉट सी है तो वो कैसे करेगा, अगर डोस होगा तो हेलो डॉट ओबीजे, अगर अपने पास यूनिक्स होगा तो हेलो डॉट ओ बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास लिंकर। लिंकर क्या करता है, बेसिकली लिंकिंग का काम होता है। लिंकर नाम से ही समझो कि लिंकर क्या, लिंक का काम करता है। कैसे करता है कि ये कंबाइंड करता है जो लाइब्रेरी फाइल होती हैं, जो इसकी इसकी जो लाइब्रेरी फाइल होती है हैश इंक्लूड एचडीआई डॉट की, उसके ऑब्जेक्ट कोड को, जो ये अपना प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्ट कोड से लिंक करता है। यही इसका काम होता है। फिर उसके बाद में ये लिंकिंग करने के बाद अपना एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाता है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रिंट एफ एंड स्कैनर। प्रिंट एफ और स्कैनर एक प्रकार से इनपुट आउटपुट के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ तो लेंगे अपन आउटपुट के लिए, और ये स्कैन एफ होता है, इसको अपन इनपुट के लिए यूज लेंगे। अब बात आती है कि अपने को प्रिंट एफ करना है, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो परसेंटेज डी यूज लेंगे, अगर कोई करेक्टर करवाना है तो परसेंटेज सी लेंगे, अगर कोई अपने को स्ट्रिंग करवानी है तो परसेंटेज एस लेंगे, अगर फ्लोट करवाना है तो परसेंटेज एफ लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने क्या क्या प्रिंट नंबर लिया अपने एक, उसके बाद में उसको स्कैनर नंबर, स्कैनर क्या है, इनपुट लेने के लिए काम लेता है। जैसे प्रिंट एफ क्या है कि अपने अपने आउटपुट में आएगा इंटर ए नंबर, तो अपने को इंटर करना है एक नंबर 5 किया मान लो, तो ये क्या करता है कि 5 को क्यूब यानी कि मल्टीप्लाई कर देगा 3 टाइम, तो 5 25, फिर उसके बाद में फिर वापस 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर अपने को आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपना एक टॉपिक आता है कि भाई वेरिएबल्स होते हैं सी के अंदर, वो वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि एक प्रकार से अपने एक वैल्यू स्टोर करवाने के लिए काम में आता है, मतलब कि डाटा अपने को स्टोर करवाना हो तो उसके लिए काम में ली जाते हैं। इनकी वैल्यू अपन यूज लेके उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको रीयूज भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे अपने पास इंटीजर लेना हो, फ्लोट लेना हो, करेक्टर लेना हो, स्ट्रिंग लेना हो, जो भी लेना हो, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे इंटीजर लेना हो तो इंटीजर उसका नाम, वेरिएबल का नाम, जैसे टाइप क्या है कि भाई इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, और उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को लिखने के लिए। ठीक है, अब रूल्स क्या क्या होते हैं, एक तो वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेटिकली हो या फिर डिजिट्स हो और अंडरस्कोर, तो उसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंडरस्कोर ले लिया, ABC 1 2, ये भी ले सकते हैं इसको, ये नाम एक वैलिड नाम होता है वेरिएबल का। अगर अपन इसकी जगह ये लेते हैं तो भी ये वैलिड नाम होता है, और ये लेते हैं तो भी ये वैलिड नाम होता है। फिर आता है वेरिएबल का नाम, वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो। ABC ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 98 ABC, ये गलत है, ये चीज गलत है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, फिर क्या होता है कि नो वाइट स्पेस, वाइट स्पेस को अपन यूज नहीं ले सकते वेरिएबल में। जैसे अंडर ये है ABC है, पहले अपना ABC था, फिर अपन इसको अंडर स्कोर ABC यूज ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। फिर आता है अपने पास कि भाई वेरिएबल का नाम जो ये टाइप होता है उसके नाम से नहीं ले सकते। जैसे कि इंट है तो इंट नहीं ले सकते, फ्लोट है तो फ्लोट नहीं ले सकते, करेक्टर तो करेक्टर नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ अपना वेरिएबल्स। फिर आता है अपने पास कि भाई वेरिएबल्स के टाइप कितने होते हैं। वेरिएबल्स के टाइप होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल, ये 5 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल का काम क्या होता है कि वो उसी के स्कोप के अंदर रहता है, वो उस स्कोप से बाहर यूज नहीं ले सकते। मान लो अपन वॉइड सी फंक्शन नाम, जो भी आप फंक्शन नाम दे वो देके, फिर उसके बाद में एक ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट x = 10, तो ये अगर यहाँ यूज लिया है तो इसको अपन इस फंक्शन से बाहर यूज नहीं ले सकते, इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है, इसलिए इसको अपन लोकल वेरिएबल कहते हैं। फिर आता है अपने पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसको ग्लोबली डिफाइन करते हैं, इसको अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर दोनों जगह यूज ले सकते हैं। जैसे अपन ने इंट x लिया है, ये ग्लोबली वेरिएबल है, तो इसको अपन फंक्शन के अंदर भी यूज ले सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज ले सकते हैं। लेकिन इंट y जो लिया है वो लोकल वेरिएबल है, इसको केवल और केवल इसी स्कोप के अंदर भी, मीन्स इन दो करली ब्रैकेट के अंदर ही यूज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपने पास स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, उसको जो वेरिएबल है उसके नाम के आगे, सॉरी डाटा टाइप के आगे अगर स्टैटिक लगा देते हैं तो वो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बन जाता है। जैसे हम अपन यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया तो स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल बन गया है। ठीक है, फिर आता है अपना ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है कि ऑटो यूज लेते हैं उसके आगे, ऑटो, फिर उसके बाद में उसका टाइप क्या है वो, और उसका नाम वेरिएबल का, ये ऑटो हो गया। फिर आता है अपने पास कि भाई एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होता है
कि ये एक प्रकार से ग्लोबली वेरिएबल की तरह ही होता है, एक्सटर्नली उसको डिक्लेयर कर दो और उसको यूज ले लो। ठीक है, तो ये हो गए अपने वेरिएबल्स। फिर आता है अपने पास डाटा टाइप इन सी। सी के अंदर डाटा टाइप्स बेसिकली चार टाइप के होते हैं। एक बेसिक, ड्राइव, इन्यूमरेशन और वॉइड। बेसिक में क्या क्या आते हैं कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने पास ड्राइव्ड आता है। ड्राइव के अंदर एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन ये होता है। इनमरेशन में क्या होता है, इनम बनाते हैं। जैसे अपने को इनम नाम से क्लास बनाई है अपन ने कि एक क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट है, चेयर है और अपने पास टीचर्स है। तो टीचर्स को इनम बना दिया 1, स्टूडेंट का इनम बना दिया 2 और जो चेयर्स हैं उसका इनम बना दिया 3। तो अपन इसको 1 2 3 करके यूज ले सकते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, वॉइड होता है, उसके अंदर कोई भी डाटा टाइप नहीं होता, उसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो डाटा टाइप होते हैं उनकी कुछ लेंथ भी होती है। जो बेसिक डाटा टाइप होते हैं उनकी लेंथ होती है। कैरेक्टर की लेंथ होती है, वो होती है कि सॉरी, मेमोरी साइज ये 1 बाइट लेता है। अगर अपन कैरेक्टर को अगर मेमोरी एलोकेट करता है क्या कैरेक्टर, तो वो 1 बाइट करता है। फिर उसके बाद में उसकी रेंज होती है -128 से 127 तक। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट। शॉर्ट क्या है कि 2 बाइट की मेमोरी लेगा अपनी। अगर अपने शॉर्ट नाम से एक डाटा टाइप दिया है तो उस वो 2 बाइट अपनी मेमोरी यूज लेगा। उसकी रेंज 32768 से 32767 तक होती है। फिर आता है अपने पास इंटीजर। इंटीजर भी 2 बाइट लेता है, उसकी भी रेंज सेम ही होती है। और शॉर्ट होता है वो भी, सॉरी डुप्लीकेसी हो गई। फिर आता है शॉर्ट इंट। ये क्या करता है, ये भी 2 बाइट लेता है। ये शॉर्ट इंट ये भी 2 बाइट लेता है। फिर आता है लॉन्ग इंट। ये लॉन्ग होते ही मतलब जो शॉर्ट है उसका जस्ट डबल हो जाता है और ये 4 बाइट मेमोरी लेगा और उसकी रेंज भी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपने पास कि फ्लोट। फ्लोट होता है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, वो 4 बाइट का होता है। डबल होता है वो उससे डबल मीन्स कि वो 8 बाइट का होता है। और जो लॉन्ग डबल होता है वो 10 बाइट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके डाटा टाइप वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये एक बेसिक लैंग्वेज है, इसमें आप एनहांस लैंग्वेज आपको सीखनी होगी तो ये बेसिक चीजें आपको हर लैंग्वेज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।